Last class तक we have learned how to calculate the kinematic indeterminacy or degree of kinematic indeterminacy of a 2D frame. So 2D frame के लिए हम लोगों के पास हम लोग क्या फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखे थे, और फिजिकली कैसे हम लोग उसे आइडेंटिफाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी सीखे थे. तो एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि 2D में फ्रेम्स के लिए इक्वेशंस क्या था. dk is equals to 3j minus re, right, plus gamma. ये क्या था? if the extensive members are extensible. That means axial deformations possible है, axial deformation allowed है. Okay. Now दूसरा देखे थे dk is equals to 3j minus re plus gamma minus m. ये क्या था? if the members are inextensible. That means the frame is rigid. और ये भी बोल सकता है कि the axial deformation is neglected. So basically हम लोग इस दो फॉर्मूला से या फिर हम लोग फिजिकली भी कैलकुलेट किए थे कि कैसे 2D फ्रेम्स के लिए हम लोग ki का वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ व्हाट अबाउट फॉर द 3D फ्रेम्स. सो यहाँ पे क्या था, जॉइंट हम लोगों ने 3J क्यों लिखा था? क्योंकि 2D जो फ्रेम है, 2D फ्रेम का हर एक जॉइंट में तीन इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट पॉसिबल है. क्या है कि दैट जॉइंट कैन मूव इन x डायरेक्शन, सो डेल x पॉसिबल है, डेल y पॉसिबल है, एंड ओनली वन थीटा इज पॉसिबल बिकॉज दिस इज ए रिजिड जॉइंट. सो आफ्टर डिफॉर्मेशन इन दो जो मेंबर के साथ ये रिजिड जॉइंट कनेक्टेड है उसमें जो स्लोप्स होगा दैट विल बी सेम. दैट्स व्हाई वन रोटेशन. नाउ व्हाट अबाउट 3D. अगर हम लोग 3D में देखेंगे सो एक so that is our से कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लो x y z. सो अगर हम लोग 3D में एक प्लेन जो फ्रेम है, फ्रेम को अगर हम लोग देखेंगे सो 3D बोल सकता है, और इसको हम लोग स्पेस फ्रेम भी बोलते हैं कभी कभी, स्पेस फ्रेम्स. सो 3D में अभी 3D में हर एक जॉइंट से वी कंसीडर दैट एज ए जॉइंट. सो हर एक जॉइंट 3D में कितना डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स दे सकता है इंडिपेंडेंट. हर एक जॉइंट में 3D में कितना इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स हो सकता है? 6. कौन कौन सा 6 हो सकता है? मेरा 3 डायरेक्शन से जो लोड आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिनियर और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है. सो 6 कौन कौन सा है? डेल x, डेल y, डेल z. ये क्या हुआ? 3 डायरेक्शन से 3 लिनियर डिस्प्लेसमेंट्स और 3 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल है, थीटा x, थीटा y, थीटा z. about the x axis slope, about the y axis slope, and about the z axis slope. Okay, so these things can be possible for a space frame or for a single joint of a press frame. So हर एक joint में अगर 6 independent displacement coordinates है तो हम लोग dk is equals to क्या लिख सकते हैं कि अगर there are j number of joints, if there are j number of joints and we have 6 number of independent displacement coordinates at each joint, so total कितना हो जाएगा? 6j. now जितना भी रिएक्शन हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहा है? that reactions are restricting the degrees of freedom or restricting the displacement components. so जितना भी एक्सटर्नल रिएक्शन है उसको माइनस कर देना है. ओके, और अगर उसमें कोई हाइब्रिड जॉइंट रहा तो हाइब्रिड जॉइंट से जितना भी एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स हमें मिलेगा उसे ऐड करना है. सो फर्स्ट केस ये हो गया 6j माइनस re प्लस गामा. ये क्या है? व्हेन मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल. ओके, नाउ सेकंड केस इफ सेज द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल. सो क्या हो जाएगा? 6j माइनस re प्लस गामा माइनस m. m क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन व्हिच
the axial deformation is restricted. So that equation is for when the members are inextensible or the axial deformation is neglected. So चलो क्विकली हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट्स से पहले हम लोग एक कॉमन सा फ्रेम लेंगे 3D में. Now find out the decay when members are extensible. So generally 3D के केस में इनएक्सटेंसिबल मेंबर नहीं देता है क्योंकि 3D ड्राइंग करके तो देना पॉसिबल नहीं है. सो कभी कभी आइडेंटिफाई गलत हो सकता है. सो जनरली 3D में इनएक्सटेंसिबल केस नहीं देता है. अगर देगा तो कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे हम लोग. सो इसके लिए डीके पहले हम लोग फॉर्मूला जो जनरेट किया उससे करेंगे. सो डीके का फॉर्मूला क्या है? व्हेन मेंबर आर एक्सटेंसिबल, दैट मींस द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज अलाउड. ओके, सो डीके इज इक्वल्स टू 6j माइनस RE. और यहाँ पे देखो कोई भी हाइब्रिड जॉइंट नहीं है. सो हमें गामा लिखने का जरूरत भी नहीं है, और लिखोगे तो दैट विल बी टेंस टू 0 बिकॉज इन दैट फ्रेम देयर इज नो हाइब्रिड जॉइंट्स. Okay, now count how many joints are there. 1 2 3 4. So 4 joints are there, right? Now reactions, tell me how many external reactions will be there. So for a fixed support in 3D, so there will be 6 reactions for this support and 6 reactions for this support. So total that comes as 12. Now put it in that equation. 6 into 4, that comes as 24 minus 12 is equals to 12. So degree of kinematic indeterminacy for this 3D frame is 12. Now हम लोग अगर फिजिकली देखेंगे तो यो इस जॉइंट के लिए से मान लो कि A जॉइंट है, A B जॉइंट है. सो A जॉइंट में भी हमें 6 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स मिलेगा. A जॉइंट पे 6 मिलेगा, B जॉइंट पे भी 6 मिलेगा. कौन कौन सा 6 होगा? दैट इज डेल X, del Y, del Z, 3 linear displacements and 3 angular displacement, theta X, theta Y, theta Z for this joint or इस joint के लिए भी. So 6 plus 6 is equals to 12. Okay, so let's solve quickly another problem with an hybrid joint. Okay, with an internal hinge in it. So 3D है and members are extensible. Now here there is a internal hinge. Okay, so say name it A, B, C, D, E, F, G, H. Now calculate what will be the degree of kinematic indeterminacy for this frame, and this is not a rigid frame. Okay, so calculate it. So we have the formula dk is equals to 3j minus RE plus gamma. So यहाँ पे पहले रिएक्शंस गिन लो या फिर पहले जॉइंट्स गिन लो. सो फॉर दिस फ्रेम जॉइंट्स का वैल्यू कितना होगा? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 joints are there. And reaction force, how many reaction forces are there? So each supports are the fixed support, and in 3D fixed support has 6 reactions. Okay, so how many total reactions will be there? 1 2 3 4 5. So that means 6 into 5. So that comes as 30. Clear? Okay, now what will be the value of gamma here? Gamma का वैल्यू कितना होगा? So इंटरनल हिंज 3D में अगर होगा तो फॉर्मूला क्या था? 3C minus 1. Now
3, कितना मेंबर कनेक्टेड हो रहा है इस हिंज के साथ? 1 2 3 4. So 4 members are connected with that hinge. So 4 minus 1, that comes as 9. Now put all these values in the equation. So joints, 8 joints are there. 3 into 8 minus 30 plus 9. 6J होगा ना सर 3D में? Oh sorry, Into 8 होगा ना? yes, it should be 6J, right? It should be 6J. So that comes as 48 minus 30 plus 9, that comes as 27. Yes, 6J. So 27. So 3D में decay is equals to 6J minus RE plus gamma. 6J because each and every joints have 6 independent displacement components. So that comes as 27. Now if we want to count it physically, so क्या मिलेगा हमें? ये तो हम लोगों ने वाया इक्वेशन कर दिया. Now if we want to count it physically, so how we can solve it? So देखो, for a joint, यहाँ पे हम लोग अगर फिजिकली देखेंगे so क्या क्या मिलेगा? For a joint हमें कितना मिलेगा? 6 मिलेगा. For C joint again we have 6. Now for B joint में कितना मिलेगा? B joint में हमें मिलेगा 3 लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स. वो क्या क्या है? 3 लीनियर, that means del x, del y, del z and 12 एंगुलर. 12 एंगुलर कैसे? जैसे कि थीटा ऑफ बीजी. सो थीटा ऑफ बीजी अबाउट एक्स, थीटा ऑफ बीजी अबाउट वाई, थीटा ऑफ बीजी अबाउट जेड. अगेन थीटा ऑफ ए बी अबाउट एक्स, अबाउट वाई, अबाउट जेड. थीटा ऑफ बी सी अगेन अबाउट एक्स, अबाउट वाई, अबाउट जेड. सो हर एक मेंबर में हमें 3 करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. एंड वी हैव 4 मेंबर्स. सो 12. सो काउंट इट. सो 12 plus 3, 15 plus 12, that comes as 27. Clear? So if we want to calculate it via equation or via physical form, so अगर 3D में हुआ तो उसे फिजिकली काउंट करने मत जाना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है. अगर 3D में है, जनरली 3D का क्वेश्चन अवॉइड करते हैं सब लोग, देता नहीं है जनरली, 2D में ही कंफ्यूज करता है. सो 3D में दिया हुआ होगा, देन जस्ट यूज द इक्वेशन. फिर भी अगर कंफ्यूजन हो, देन just try to find it out, okay, calmly. So that's all about the 3D trusses, 3D frames. अभी हम लोग फ्रेम्स के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. पहले हम लोग ट्रस को देख लेते हैं, उसके बाद जितना भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकता है रिगार्डिंग क्या है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो अभी बीम्स और फ्रेम्स के लिए देखा. नाउ व्हाट अबाउट द ट्रसेस? कि ट्रसेस के लिए अगर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना हुआ तो कैसे करेंगे? सो पहले हम लोग 2D ट्रस को लेते हैं. ट्रस, तो पहले एक बेसिक सा जो ट्रस है बना लो. सो दिस साइड सॉरी हिंज, रोलर, say name it A, B and C. okay, so tell me कि 2D में पहले ट्रस. ट्रस, अगर जब भी ट्रस दिमाग में आएगा तो क्या दिमाग में आएगा? ईच एंड एवरी जॉइंट ऑफ ए ट्रस इज पिन जॉइंट. so ट्रस इज ए पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, और हम लोग ट्रस को बोल सकते हैं इट्स ए पिन जॉइंटेड फ्रेम. ईच एंड एवरी जॉइंट शुड बी द पिन जॉइंट. सो ट्रस में हाइब्रिड जॉइंट का कोई चक्कर नहीं होगा. ओके, नाउ टेल मी दूसरा थिंग कि ट्रस में जो लोड अप्लाई होता है वो नोड पे अप्लाई होता है. सो देयर इज ओनली वन फोर्सेस, मेंबर फोर्सेस इन द मेंबर्स, एक्सियल फोर्सेस. एंड ट्रांस में कभी भी मोमेंट नहीं आ सकता है, क्योंकि लोड ही तुम्हारा नोड पे अप्लाई हो रहा है, तो उसके कारण मेंबर में कभी भी मोमेंट जनरेट नहीं होता है. सो ये 3 कंडीशंस है. अभी आते हैं कि ट्रस का हम लोग काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्टली कि एक ट्रस का हर एक जॉइंट कितना डायरेक्शन में, 2D में एक ट्रस का जॉइंट कितना डायरेक्शन में ए मूव कर सकता है. सो आइदर दिस ए जॉइंट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, del x,
और इट कैन मूव इन दैट डायरेक्शन del y। इसमें कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो मोमेंट। ओके, सो अगर हर एक जॉइंट में हमें 2 2 करके इक्वेशंस मिल रहा है, सो से पहले हम लोग इसको विदाउट सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ इट विदाउट सपोर्ट, से ए बी सी। सो देखो हर एक जॉइंट में 2 2 करके डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। So if there are j number of joints, then total number of independent displacement coordinates should be 2j। now देखो यहाँ पे इस ट्रस को देखो ए बी सी सपोर्ट नहीं लगाया, so इसमें कितना हो रहा था 2 2 2 6। नाउ अभी अगर हम लोगों ने सपोर्ट लगा दिया, यहाँ पे देखो इस ट्रस में हम लोगों ने सपोर्ट लगा दिया, तो अगर सपोर्ट लगा दिया तो क्या कर रहा है हिंज सपोर्ट, ए एक वर्टिकल रिएक्शन देगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा। रिएक्शन दे रहा है मतलब क्या हो रहा है, जो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उससे ए रिस्ट्रेन कर दिया। इधर क्या होगा, ए एक वर्टिकल रिएक्शन देगा, सो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मूव कर रहा था उसे उसने रिस्ट्रेन कर दिया। सो टोटल इसने कितना रिस्ट्रेन किया, 3, और वो क्या है, दैट इज द एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। सो टोटल 2j माइनस RE, दैट वन इज फॉर 2D ट्रस। अभी ट्रस में क्या है, हाइब्रिड ज्वाइंट देता नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड ज्वाइंट देने का कोई मतलब ही नहीं है। ट्रस का हर एक ज्वाइंट पिन ज्वाइंट है। दूसरा चीज, एक ही मेंबर फोर्स है तो मेंबर को भी रिजिड नहीं बनाया जाता है जनरली, सो वो 2 चक्कर इसमें नहीं आएगा कि फ्रेम और बीम्स में जैसे कि एक हाइब्रिड ज्वाइंट दे सकता है, मेंबर को इनएक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल बोल सकता है। ट्रस के लिए बेसिकली वो होता नहीं है, क्योंकि हम लॉजिक ही कुछ नहीं है, क्यों हाइब्रिड ज्वाइंट डालेंगे एडिशनली। ओके, नाउ अगर हम लोग 3D में देखेंगे, ये तो 2D के लिए हो गया। Now if we are talking about 3D truss, so अभी बताओ कि 3D में एक ट्रस का हर एक जॉइंट पॉसिबली कितना डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो बस लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो आइदर दिस कैन गो दिस डायरेक्शन, del x, del y एंड del z। 3 एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा। सो 3D में हर एक ट्रस जॉइंट वैसे ही 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दिस वन इज ऑल्सो सेम, 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो इफ 3D में हर एक जॉइंट 3 डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स देगा, देन अगर दिया वहां पे j नंबर ऑफ जॉइंट्स हुआ, सो टोटल d के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3j माइनस इन डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स को रिस्ट्रेन कौन कर रहा है, द रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शन RE। सो फॉर 2D truss it should be 2j minus RE, and for 3D truss it should be 3j minus RE। okay, so now quickly solve the problems। okay, so पहले एकदम बेसिक प्रॉब्लम से करते हैं। जो फ्रेम लिए, जो ट्रस लिया है उस ट्रस को ही सॉल्व करो। इधर था हिंज, इधर था रोलर। now this truss is in 2D, find out the degree of काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। सो डी के क्या हो जाएगा, हम लोग अगर इक्वेशन से करेंगे तो 2j minus RE। so here count how many joints are there, so joints 3। रिएक्शन फोर्सेस कितना है, यहाँ पे 2 रिएक्शन फोर्सेस है बिकॉज दिस इज हिंज, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्सेस है बिकॉज दैट इज रोलर, so 3, so that comes as 6 minus 3 equals to 3। now if we want to check it physically, क्या होगा, ये जो जॉइंट है इसमें 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, 2। नाउ यहाँ पे बस इस डायरेक्शन में del x पॉसिबल है 1, सो 2 + 1 = 3। हम लोग फिजिकली भी कर सकते हैं और वाया इक्वेशन कुछ भी कर सकते हैं। नाउ इसी फ्रेम को अगर हम लोग 3D में बोल देंगे, 3D में ट्रस को, इसी ट्रस को अगर 3D में बोल देंगे तो डीके का वैल्यू कितना होगा। सो 3D में डीके क्या होता है, 3j minus RE। सो जॉइंट्स कितना था, 3 joints are there, so 12 minus, now tell me कि रिएक्शंस कितना होगा। 3D के 3D है और हिंज है, हिंज के लिए 3D में रिएक्शंस कितना होता है सर 9 हो जाएगा ना, कौन सा, यस सॉरी 9 9 रिएक्शन
3 जॉइंट है सर। 3 joints है, right? 3 joints are there, so 3 multiplied by 3 that comes as 9 minus RE. अभी RE बताओ कि जो सिंपल सा एक हिंज है, हिंज 3D में कितना रिएक्शन देता है? 3 3 रिएक्शन देता है, 3 रिएक्शन देता है। और रोलर 1 1, जिस प्लेन में वो रोल कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो टोटल RE कितना हो जाएगा 3D के लिए? 3 for the hinge and 1 for the roller, so 4. So अभी 4 that comes as 9 minus 4 is equals to 5. Now physically गिनो 5 कौन सा होगा? 5 कौन सा होगा? टास्क को ड्रॉ करो। नाउ इस जॉइंट पे कितना मिल सकता है? 3। और कहाँ मिलेगा? इस जॉइंट में इस डायरेक्शन में मिल सकता है एक, एंड जेड डायरेक्शन से मिल सकता है एक, तो 2। सो 3 + 2 = 5. So we can calculate it via the equation or via physically. Now solve another problem quickly. Say 2D truss है, okay? 2D truss, draw it and solve it. And I will give you another problem. So just draw it. Okay, now another problem. उसे solve करो तुम लोग, मैं उस problem में आता हूँ. I'll give you another problem जिसमें ओवरलैपिंग हो सकता है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि ओवरलैपिंग को कैसे काउंट किया जाए। This one is also 2D truss. D के निकालो। For these two problems, पहला वाला प्रॉब्लम के लिए फाइंड आउट हुआ? So यस let's सर। solve it. कितना आया DK का वैल्यू? 8 आ रहा है। 8 सर। ओके, सो कैसे 8 आ रहा है देख लेते हैं एक बार। सो DK = 2D में है, सो 2J minus RE. Now just count how many joints are there. कितना joints है यहाँ पे? 6 joints are there. 1 2 3 4 5 6 6 joints are there. Reactions? hinge यहाँ पे है, hinge यहाँ पे है, so total 4. So 2J that comes as 12 minus 4 is equals to 8, right? So 8 कौन कौन सा होगा? क्विकली देख लेते हैं 8 कौन कौन सा होगा। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, राइट? यहाँ पे 2 होगा एंड यहाँ पे 2 होगा, बस। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, you will just have 1 or 2 minutes to solve this type of problems. Now for the second problem, इसके लिए सॉल्व करो। वैल्यू आया इसके लिए? यस 2D सर फ्रेम 12 से आया। 12, ओके, निकाल के देखते हैं। सो DK = 2J minus RE. Now tell me how many joints are there? 1 2 3 4 5 6 7 8, right? 8 joints are there. Reactions, 2 hinge है, so 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4. Now so DK will be 8 into 2, that comes as
16 minus 4, that equals to 12. Now if you want to check it physically, how we can check it? So for these joints we will have two displacement components. For these joints we will also have two over here, 2 over here. Count it. 1 2 3 4 5 6. 6 multiplied by 2 is equals to 12. Okay, now quickly solve a 3D truss. Just try it quickly. Okay, here we have hinge. Again, here we have a roller support. Here we have another hinge support. Now that is a 3D truss. Solve it quickly. So for the 3D truss, what do we know? dk is equals to 3j minus re. Now quickly count how many joints are there. 1 2 3 4 5 6. So 6 joints are there. Now reactions, how many reactions are there? 3D. It's a 3D. So यहाँ पे 3 reactions मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा? 1. Again यहाँ पे 3 reactions मिलेगा. So total reactions 3 plus 3 plus 1, that comes as 7. So Ki equals to, or dk is equals to 6 multiplied by 3, that comes as 18 minus re 7. So 11. Clear? सबका 11 आंसर आया? Yes, sir. Yes, sir.